चलिए, आज विश्व भूगोल की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारे अपने ग्रह को, हमारे पृथ्वी को समझने की चाबी है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो अच्छों को घुमा देते हैं। तो आज हम दुनिया की अलग-अलग स्थलाकृतियों यानी लैंड फॉर्म्स का एक क्विक लेकिन गहरा एनालिसिस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पठार और दूर दूर तक फैले मैदान ये बनते कैसे हैं? सोचिए जरा। इसका जवाब छुपा है एक लगातार चलने वाली खींचतान में। ये खींचतान होती है दो जबरदस्त ताकतों के बीच, एक जो धरती के अंदर से काम करती है और दूसरी जो सतह के ऊपर से। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की सतह इतनी डायनामिक यानी गतिशील क्यों है। फिर हम पहाड़ों, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों की सैर करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब कुछ हमारे एग्जाम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह आप समझे एक बैटलफील्ड की तरह है, जहां लाखों सालों से एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं इंटरनल फोर्सेस जो जमीन को ऊपर उठाने का काम करती हैं, पहाड़ बनाती हैं, तो दूसरी तरफ हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब हवा और पानी, जो लगातार इस उठी हुई जमीन को काटती छाटती रहती हैं, उसे समतल करने की कोशिश में। और आज हम जो भी लैंडफॉर्म देखते हैं ना, वो इसी बनाने और बिगाड़ने के खेल का नतीजा है। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है दुनिया के स्तंभ यानी पर्वत। अब देखिए, पहाड़ों को सिर्फ उनकी ऊंचाई से जानना काफी नहीं है। असली बात तो यह है कि वो बने कैसे, उनकी पैदाइश की कहानी क्या है, और इसी कहानी के आधार पर हम उन्हें तीन मेन टाइप्स में बांटते हैं। ये तीन टाइप्स हैं: वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे हैं भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरे ज्वालामुखी पर्वत मतलब वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वलित पर्वतों की। सोचिए, दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें अरबों टन वजनी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और टकरा जाती हैं, तो उनके बीच की जमीन का क्या होगा? वो किसी कागज की तरह मुड़ जाएगी, है ना? बस यही है वलित पर्वत। और दुनिया की जो सबसे ऊंची और शानदार पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, जैसे हमारा हिमालय या फिर दक्षिण अमेरिका का एंडीज और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, वो सब इसी जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। यहां कहानी थोड़ी अलग है। यहां जमीन मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती है। सोचिए, जमीन के एक बड़े से टुकड़े में दरारें पड़ गईं और बीच का हिस्सा या तो ऊपर उठ गया या फिर नीचे धंस गया। बस यही बन गए ब्लॉक माउंटेन्स। इनकी पहचान क्या है? इनका टॉप अक्सर फ्लैट होता है और ढलानें एकदम सीधी खड़ी होती हैं। तो जहां वलित पर्वतों की चोटियां नुकीली होती हैं, वहीं ये एक ब्लॉक की तरह दिखते हैं। और हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सवाल है। और अब तीसरा प्रकार, ज्वालामुखी पर्वत। इनका बनना तो एकदम सीधा साधा है। ज्वालामुखी फटता है, लावा और राख बाहर आते हैं और परत दर परत जमते चले जाते हैं। बस ऐसे ही ये पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं। जापान का खूबसूरत माउंट फूजी या अमेरिका का माउंट रेनियर, ये सब इसी के शानदार उदाहरण हैं। ये पहाड़ तो जैसे धरती के अंदर की आग और ताकत का जीता जागता सबूत हैं। अच्छा, तो पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर अब चलते हैं पठारों की तरफ। पठार यानी प्लेटोज, इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं, मतलब ऊंची जमीन जिसका ऊपरी हिस्सा मेज की तरह काफी हद तक समतल हो। ये सिर्फ ऊंचे नहीं होते, बल्कि आर्थिक रूप से और मौसम पर असर डालने के लिहाज से भी इनकी बहुत अहमियत है। चलिए दुनिया के कुछ मशहूर पठारों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एशिया का तिब्बत पठार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। फिर है हमारे भारत का डेक्कन पठार, जो ज्वालामुखी से बने लावा से बना है। मध्य अफ्रीका की बात करें तो वहां का पठार खनिजों का खजाना है। और अमेरिका का कोलोराडो पठार, अरे उसी ने तो दुनिया के अजूबे ग्रैंड कैनियन को तराशा है। तिब्बत के पठार को यूं ही दुनिया की छत नहीं कहते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सोचिए, इतनी विशाल और ऊंची जमीन, ये पूरे एशिया के मॉनसून को कंट्रोल करती है और इसका असर दुनिया भर के क्लाइमेट पैटर्न्स पर पड़ता है। तो एग्जाम के लिए जो की टेकअवे है वो ये है कि ये सिर्फ एक रीजनल फीचर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्लाइमेट ड्राइवर है। चलिए अब हम धरती के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को देखते हैं। एक तरफ है लहलहाते मैदान, जिन्हें सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, जहां जिंदगी फलती फूलती है।
और दूसरी तरफ है रेगिस्तान, जो जिंदगी का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। इन दोनों का फर्क यहाँ कितना साफ नजर आ रहा है ना। जलोढ़ मैदान, जैसे हमारे देश का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी खूब होती है और आबादी भी बहुत घनी है। और इसके ठीक उलट सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान, सूखे बंजर, जहाँ आबादी ना के बराबर होती है। हाँ, और एक बात, रेगिस्तान का मतलब हमेशा चिलचिलाती गर्मी नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अफ्रीका का सहारा एक गर्म रेगिस्तान है, तो मंगोलिया का गोबी एक ठंडा रेगिस्तान है जहां बर्फ भी पड़ती है। चिली का अटाकामा तो दुनिया की सबसे सूखी जगह है, और हमारा थार रेगिस्तान वो मॉनसून के रेन शैडो में होने की वजह से बना है। एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो रेगिस्तानों के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। पहला, उनकी जलवायु की खासियतें। दूसरा, वहां के जीवन पर उनका क्या असर होता है। और तीसरा, जो आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है, मरुस्थलीकरण, यानी रेगिस्तान का फैलता दायरा, जो एक बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सारी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आखिर काम कैसे आएगी? चलिए कुछ असली सवालों के उदाहरणों से इसे समझते हैं। ये देखिए, प्रीलिम्स का एक क्लासिक सवाल। याद है इसका जवाब? ये सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। इसका असली जवाब छिपा है इसके जबरदस्त क्लाइमेटिक इंपैक्ट में। एक और उदाहरण देखिए। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। जवाब है गर्म मरुस्थल। इससे ये पता चलता है कि आपको फैक्ट्स और क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब ये देखिए, मेंस का सवाल। ये एनालिटिकल है। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको दोनों की बनावट, उनकी खासियतें और उदाहरणों के साथ उनकी तुलना करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था। और ये एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है जो आज के पूरे डिस्कशन का निचोड़ मांग रहा है। इसका जवाब देने के लिए आपको पहाड़, पठार, मैदान और रेगिस्तान, इन सब का इंसानी जिंदगी, खेती और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर लिखना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने ये तो समझ लिया कि ये लैंडफॉर्म्स लाखों सालों में कैसे बने, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो इन पुरानी संरचनाओं को कैसे बदलेगा। पिघलते ग्लेशियर्स, बढ़ते रेगिस्तान, भविष्य में इनका असर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।